हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि क्लास 12 की फिजिक्स सेकंड पेपर के अंतर्गत मैं आप सभी को कौन सा चैप्टर पढ़ा रहा हूं भाई, प्रकाशिक यंत्र, जिसे हम कहते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो इस चैप्टर के अंतर्गत पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को दो चीज़ें सिखाई थी। पहली, दर्शन कोण, जिसको हम विजुअल एंगल कहते हैं। मैंने कहा था कि किसी वस्तु के द्वारा जो हमारे नेत्र पर कोण बनता है उसे दर्शन कोण कहते हैं, और दर्शन कोण का मान जितना ज़्यादा होता है वह वस्तु हमें उतनी ही बड़ी दिखाई देती है। वस्तु को हम जितना ज़्यादा समीप लाएंगे दर्शन कोण का मान उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा और वो वस्तु हमको उतनी ही बड़ी दिखाई देगी। क्लियर है। इसके बाद मैंने आप लोगों को प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता के बारे में बताया था, जिसमें मैंने कहा था कि किसी प्रकाशिक यंत्र के द्वारा जो अंतिम कोण बनता है, अंतिम कोण नहीं, अंतिम प्रतिबिंब जो बनता है, उस अंतिम प्रतिबिंब के द्वारा जो मानव नेत्र पर कोण बनता है उसको हमने कहा था बीटा से प्रदर्शित करते हैं, और बिना यंत्र के द्वारा जो हमारे नेत्र पर वस्तु द्वारा कोण बनता है जिसको हमने अल्फा से प्रदर्शित किया था, इन दोनों का रेशियो मैंने क्या कहा था कि उस प्रकाशिक यंत्र की क्या कहलाती है, आवर्धन क्षमता। ठीक है। किसी प्रकाशिक यंत्र के द्वारा जो अंतिम प्रतिबिंब बनता है उस अंतिम प्रतिबिंब के द्वारा हमारी आंख पर जो कोण बनता है उसे मैंने कहा था बीटा से प्रदर्शित करते हैं। साथ ही में अब हम प्रकाशिक यंत्र ना उपयोग करें तो उस वस्तु द्वारा जो हमारे नेत्र पर कोण बन रहा है उसे मैंने कहा था अल्फा से प्रदर्शित करते हैं, और इन दोनों कोणों का जो अनुपात होता है वह उस प्रकाशिक यंत्र की क्या कहलाती है, आवर्धन क्षमता कहलाती है। ओके, इतना मैंने आपको पिछली क्लास में सिखा दिया था। फिर मैंने आपको उसी क्लास में बताया था कि इसके बाद आपको क्या पढ़ना है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, जिसे हम यौगिक सूक्ष्मदर्शी के नाम से जानते हैं। ठीक है। इसके बारे में हमें विस्तार से पढ़ना है कि ये क्या है, इसकी संरचना क्या होती है, प्रतिबिंब का बनना इसमें हम जानेंगे कि कैसे प्रतिबिंब बनता है। अभी आपको हम बढ़िया आरेख बना करके यहाँ पर बताएंगे, बस आप थोड़ा सा हमें समय दीजिए। ठीक है। ये प्रश्न एकदम मक्खन आपका हो जाएगा। इसके बाद संयुक्त सूक्ष्मदर्शी या यौगिक सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का व्यंजक निकालना बताएंगे। साथ ही में कौन कौन सी स्थितियां बन सकती हैं वो भी मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। सबसे पहले हेडिंग लगाना है आपको यौगिक अथवा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। आप नोट्स बना सकते हो अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, आप लिख सकते हो यहाँ पर। देखिए सबसे पहले हेडिंग डालना है यौगिक अथवा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी नाम से ही पता है किसी सूक्ष्म वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब जिससे देखा जाए। समझ रहे हो ना। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि प्रकाशिक सूक्ष्मदर्शी क्या है, प्रकाशिक यंत्र है। तो सही से पहली लाइन लिखना है कि सूक्ष्मदर्शी वह प्रकाशिक यंत्र है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, समीप की सूक्ष्म वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब देखते हैं, या जो कि समीप की सूक्ष्म वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाती है। और मैंने अभी आपको बताया कि अगर बड़ा प्रतिबिंब हमें दिखाई पड़ रहा तो इसका मतलब दर्शन कोण का मान बढ़ रहा है। तो आगे आप ये भी लिख सकते हो कि इस प्रतिबिंब द्वारा आंख पर जो दर्शन कोण है वो बड़ा बनता है, जिससे वस्तु हमें बड़ी दिखाई देती है। सूक्ष्मदर्शी क्या करती है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी जो होती है वो समीप रखी छोटी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाती है। अगर वो समीप रखी है वस्तु तभी वो बड़ा प्रतिबिंब बनाती है, क्योंकि समीप की वस्तु क्या करती है, हमारे नेत्र पर दर्शन कोण का मान बड़ा बनाती है। और दर्शन कोण का मान अगर बड़ा होगा तो जाहिर सी बात है कि वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वो भी क्या होगा भाई, बड़ा होगा। सिंपल सी बात है। ठीक है। तो ये बात आप सभी लोग लिख सकते हो कि यौगिक अथवा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या होती है। तो सूक्ष्मदर्शी एक प्रकाशिक यंत्र होता है जो कि समीप रखी सूक्ष्म वस्तु का क्या करता है, बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है। इस प्रतिबिंब द्वारा आंख पर दर्शन कोण बड़ा बनता है, इस वजह से क्या होता है, वस्तु हमें बड़ी दिखाई देती है। दो लाइन में सबसे पहले आप ये लिख सकते हो कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या है। इसके बाद आगे हम बढ़ेंगे और अगली हेडिंग लगाएंगे संरचना। क्या हेडिंग लगाएंगे, संरचना। तो संरचना बहुत ही आसान है, चलिए हम आपको बोल देते हैं, आप लिख लोगे। ठीक है। संरचना आपको दो लाइन में अभी आपको बता दे रहे हैं, आप लिख लोगे। ठीक है। तो संरचना में क्या होता है, संरचना में आपके पास यहाँ पर ये एक धातु की क्या होती है, नली होती है। ये क्या होती है, एक धातु की नली होती है जिसके एक सिरे पर क्या होता है, एक कम फोकस दूरी का क्या होता है, उत्तल लेंस लगा होता है। ये कम फोकस दूरी और कम द्वारक का होता है। जो नली का दूसरा सिरा होता है, नली के दूसरे सिरे पर एक बड़े द्वारक का क्या लगा होता है, उत्तल लेंस लगा होता है। देखिए ये क्या होता है, ये वस्तु के समीप होता है, इसलिए इस लेंस को ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं या अभिदृश्यक लेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभिदृश्यक लेंस बोलते हैं। जो नली का दूसरा सिरा होता है, नली के दूसरे सिरे को हम क्या बोलते हैं, नेत्रिका लेंस बोलते हैं, क्योंकि ये नेत्र के समीप होता है, तो इसे क्या बोलते हैं, नेत्रिका लेंस बोलते हैं।
ठीक है ना। तो हम संरचना में लिखेंगे कि यह धातु की एक नली होती है जिसके एक सिरे पर क्या होता है, अभिदृश्यक लेंस होता है और दूसरे सिरे पर क्या होता है, नेत्रिका लेंस होता है। ठीक है ना। वस्तु को हम कहाँ पर रखते हैं, अभिदृश्यक लेंस के सामने रखते हैं। ठीक है। और नेत्रिका लेंस पर इसका प्रतिबिंब बनता है। कैसा, आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। समझ रहे हो ना। कैसे बनता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो संरचना बहुत आसान है। संरचना में कुछ भी कठिन नहीं लिखना है, एक बार ध्यान से और सुनिएगा। आपको लिखना है कि यह क्या होती है, धातु की एक नली होती है जिसके एक सिरे पर क्या होता है भाई, एक कम फोकस दूरी और छोटे द्वारक का लेंस होता है जिसे अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। इसे वस्तु के समीप रखा जाता है इसलिए इसे अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। नली के दूसरे सिरे पर क्या करते हैं हम, एक बड़े द्वारक का और अभिदृश्यक लेंस से अधिक फोकस दूरी का लेंस होता है। ठीक है, जो कि नली के दूसरे सिरे पर लगा होता है और ये नेत्र के समीप का लेंस होता है इसलिए इसे नेत्रिका लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, नेत्रिका लेंस कहते हैं। ठीक है। और नेत्रिका लेंस ही इस समीप रखी सूक्ष्म वस्तु का आभासी, सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनाती है। कैसे बनाती है वो प्रतिबिंब के बनने में हम आपको बताते हैं। ठीक है। तो इतना संरचना में आप लिख लोगे, बहुत आसान है, सिंपल है। चलिए अब आगे आपको अगली रीडिंग डालनी है, प्रतिबिंब का बनना। तो प्रतिबिंब का बनना आपको हम बताते हैं और साथ ही में आप लोगों को हम ये बताते हैं कि कैसे आप संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का व्यंजक प्राप्त करेंगे। ठीक है, बहुत आसान है भैया, बस थोड़ा सा समय दीजिएगा। ठीक, तो यहाँ पर हमने क्या बताया कि सबसे पहले यहाँ पर हम एक अभिदृश्यक लेंस बनाएंगे। क्या बनाएंगे, अभिदृश्यक लेंस। पहले ही देखिए गड़बड़ हो गया। यहाँ पर हम बनाएंगे एक अभिदृश्यक लेंस। अभिदृश्यक लेंस जो इसमें होता है वो क्या होता है भाई, कम फोकस दूरी और ये कम द्वारक का लेंस होता है। ठीक है, ये कम फोकस दूरी और कम द्वारक का एक उत्तल लेंस होता है जो कि वस्तु के समीप रखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक ले लिया, इस लेंस को हम बोलेंगे अभिदृश्यक लेंस। फिगर को तुम समझ गए तो प्रतिबिंब का बनना ऐसे लिख लोगे। ठीक है, और उसके बाद फिगर को समझ गए तो आवर्धन क्षमता का व्यंजक निकालना बहुत आसान हो जाएगा। तो मैंने क्या ले लिया, मैंने आपके समक्ष एक कम फोकस दूरी का, ठीक है, और कम द्वारक का एक अभिदृश्यक लेंस ले लिया। ये मैंने इसकी मुख्य अक्ष खींच दी, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से ये मैंने इसकी मुख्य अक्ष खींच दी। ये उत्तल लेंस है। वस्तु को हम कहाँ पर रखते हैं, जिस भी सूक्ष्म वस्तु का हमें प्रतिबिंब देखना होता है उसको हम अभिदृश्यक लेंस के प्रथम मुख्य फोकस और जो जो F1 होता है और जो आपका 2F1 होता है इसके बीच में हम सूक्ष्म वस्तु को रखते हैं। ठीक, क्यों रखते हैं सब जान जाएंगे आप। इसमें क्या करते हैं, सूक्ष्म वस्तु को रख देते हैं, इसको मैंने नाम दे दिया AB। अब ये सूक्ष्म वस्तु आपको पता है उत्तल लेंस में जब हमारी वस्तु F1 और 2F1 के बीच में होती है तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, उत्तल लेंस के दूसरी ओर 2F2 और अनंत के बीच में बनता है। वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा बनता है। तो सबसे पहले इसका किरण आरेख खींचेंगे। वस्तु से चलने वाली पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और किससे होकर जाएगी, ये लेंस के द्वितीय फोकस से होकर जाएगी, यानी F2 से होकर जाएगी। इसमें किसी को कोई समस्या नहीं। वस्तु से चलने वाली दूसरी किरण किससे होकर गुजारेंगे, हम प्रकाशिक केंद्र से गुजारेंगे। आपको पता है कि जब कोई प्रकाशिक केंद्र से प्रकाश किरण जाती है तो वह बिना विचलित हुए सीधी रेखा में निकल जाती है। ये दोनों किरणें एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती हैं उस बिंदु पर क्या बनता है, उस बिंदु पर बनता है प्रतिबिंब। लेकिन जो ये प्रतिबिंब बनता है वो F2 और 2F2 के बाद बनता है, मतलब 2F2 और अनंत के बीच में बनता है। ये प्रतिबिंब कैसा बनता है, ये प्रतिबिंब आप देख पा रहे हैं उल्टा बन रहा है, वस्तु से बड़ा बन रहा है और वास्तविक बन रहा है। ठीक है ना, इतनी बात तो समझ में आ गई। तो जो अभिदृश्यक लेंस होता है, अभिदृश्यक लेंस के सामने वस्तु को हम F1 और 2F1 के बीच रखते हैं तो अभिदृश्यक लेंस क्या करता है, इस वस्तु का वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनाता है 2F2 और अनंत के बीच में। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, ये जो प्रतिबिंब है इसके बाद क्या बनाएंगे, नेत्रिका लेंस। ये जो प्रतिबिंब बन रहा है इस अभिदृश्यक लेंस के द्वारा, ये प्रतिबिंब इस नेत्रिका, यहाँ पर जो नेत्रिका लेंस बनाने जा रहे हैं इस नेत्रिका लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है। और नेत्रिका लेंस को हम इस तरीके से समायोजित करते हैं, नेत्रिका लेंस को क्या करते हैं हम इस तरीके से समायोजित करते हैं कि जो ये प्रतिबिंब बन रहा है इस नेत्रिका लेंस के लिए क्या करता है, आभासी वस्तु का कार्य करता है। तो अगर वस्तु का कार्य करता है और हमें चाहिए
इस यंत्र के द्वारा आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब। आपने उत्तल लेंस की स्थिति पढ़ी है कि उत्तल लेंस में जब वस्तु को हम क्या करते हैं, प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में रखते हैं, तभी हमें प्रतिबिंब जो है आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। तो चूंकि हमें प्रतिबिंब आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा बनाना है, तो जो इस अभिदृश्यक लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बना है, यही प्रतिबिंब इस नेत्रिका लेंस के लिए किसका कार्य करता है, आभासी वस्तु का कार्य करता है। तो अगर ये प्रतिबिंब इस नेत्रिका लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य कर रहा है, तो इस वस्तु को यानी इस प्रतिबिंब को हम क्या करेंगे, नेत्रिका लेंस के प्रकाशिक केंद्र, मान लीजिए नेत्रिका लेंस का प्रकाशिक केंद्र ई है, तो नेत्रिका लेंस के प्रकाशिक केंद्र और नेत्रिका लेंस के जो आपका मुख्य फोकस है, इसके बीच में समायोजित करके रखेंगे। क्योंकि अगर इसके बीच में रखेंगे तभी नेत्रिका लेंस क्या करेगा, इसका आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें आभासी सीधा और बड़ा ही प्रतिबिंब देखना है। तो यहाँ पर जो इस अभिदृश्यक लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनता है, इस प्रतिबिंब को हम इस तरीके से समायोजित करते हैं कि नेत्रिका लेंस के प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में बने। कहाँ पर बने, नेत्रिका लेंस के प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में बने, तभी तो प्रतिबिंब आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा बनेगा। तो ये हो जाएगा नेत्रिका लेंस। कौन सा लेंस हो जाएगा भाई, अभिनेत्र लेंस या नेत्रिका लेंस बोल सकते हो। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारा प्रतिबिंब है जो कि अभिदृश्यक लेंस द्वारा बनाया गया है, ये नेत्रिका लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है। तो अब नेत्रिका लेंस इस आभासी वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनाएगी, इस वस्तु से चलने वाली पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। और आपको पता है कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो किससे होकर जाती है, वो आपकी द्वितीय मुख्य फोकस से होकर जाती है। ये आपका F2 हो जाएगा। इस नेत्रिका लेंस का ये क्या हो जाएगा, द्वितीय मुख्य फोकस हो जाएगा। वस्तु से चलने वाली दूसरी किरण किससे होकर जाएगी, प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी। किससे होकर जाएगी, प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी। आप देखिए थोड़ा सा लाइनें टेढ़ी मेढ़ी हो गई, लेकिन आप एक चीज़ देख पा रहे हो कि यहाँ पर जो हमारा प्रतिबिंब बना था, देखिए ये ए बी वस्तु थी, इसका प्रतिबिंब मान लेते हैं ए डैश बी डैश बना था। ये प्रतिबिंब इस नेत्रिका लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य कर रहा था। हमने नेत्रिका लेंस को इस तरीके से समायोजित किया है कि जो ये प्रतिबिंब है वो नेत्रिका लेंस के प्रकाशिक केंद्र और किसके बीच है, मुख्य फोकस के बीच में। ठीक है, ऐसा क्यों किया, जिससे प्रतिबिंब आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा बने। ठीक है ना। तो मैंने देखा कि जो ये प्रतिबिंब बन रहा था, इस प्रतिबिंब द्वारा जो भी किरणें जा रही हैं वो ऐसे फैल रही हैं कि आगे जाकर के कहीं पर मिलेंगी नहीं। तो हम क्या करेंगे, इन किरणों को, दोनों किरणों को हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, इन दोनों किरणों को जब हम आगे बढ़ाएंगे तो ये दोनों किरणें एक दूसरे को जहाँ पर भी काटेंगी, ये दोनों किरणें एक दूसरे को जहाँ पर भी काटेंगी वहाँ पर क्या बनेगा, इस वस्तु का क्या बनेगा, आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, देखिए हमारी थोड़ा लाइन ज़्यादा दूर तक जा रही, तो मैं थोड़ा सा हल्का से इनको मोड़ लेता हूँ और पटरी से अच्छे तरीके से फिगर बना सकते हो। ठीक है ना, ठीक, क्योंकि हमें यहाँ पर इधर अभी जो है आवर्धन क्षमता का व्यंजक भी प्राप्त करना है। तो इन किरणों को जब हम आगे बढ़ाते हैं तो आगे बढ़ाने पर ये दोनों किरणें एक दूसरे को जहाँ पर काटती हैं वहाँ पर क्या बनता है, वस्तु का आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। इनको हम किसी तरीके से काट के आपको दिखा रहे हैं, आप काट लेना पटरी से अच्छे से। ठीक, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ओके, किसी को कोई समस्या, किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, यहाँ पर क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है, इसको ए डबल डैश बी डबल डैश से लिख देते हैं क्योंकि ये दूसरी बार प्रतिबिंब बन रहा है। एक बार अभिदृश्यक लेंस द्वारा जब प्रतिबिंब बना तो ये आभासी, ये वास्तविक उल्टा बन रहा था। ठीक है, अब फिर ये जो प्रतिबिंब है इस नेत्रिका लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करने लगा और इसका प्रतिबिंब फिर यहाँ पर बना आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा। ठीक है, तो ये इस प्रकाशिक यंत्र के द्वारा, किस प्रकाशिक यंत्र के द्वारा, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा कौन सा प्रतिबिंब बन रहा है, अंतिम प्रतिबिंब बन रहा है। तो इस अंतिम प्रतिबिंब के द्वारा इस नेत्रिका लेंस पर यहाँ क्या होगी आपकी, यहाँ पर आपकी होगी नेत्रिका लेंस। ठीक है ना, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा नेत्र बना देते हैं। ठीक, ये नेत्र है। ठीक है, तो इस अंतिम प्रतिबिंब के द्वारा इस नेत्र पर जो कोण बनेगा, इस कोण को हम क्या बोलेंगे, बीटा बोलेंगे। मैंने क्या कहा था कि अंतिम जो प्रतिबिंब बनेगा उस अंतिम प्रतिबिंब के द्वारा जो नेत्र पर कोण बनता है उसे हम क्या कहते हैं, बीटा कहते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तो आप हेडिंग डालोगे प्रतिबिंब का बनना। क्या हेडिंग डालोगे, प्रतिबिंब का बनना। संरचना हो ही गई, हेडिंग डालना प्रतिबिंब का बनना। प्रतिबिंब के बनने में क्या लिखोगे, मैं बोल रहा हूँ सुन लीजिए, कॉपी पर लिख लीजिए। प्रतिबिंब के बनना में आपको क्या लिखना है, आप लिखोगे अब
अभिदृश्यक लेंस के सामने हम क्या करते हैं, अभिदृश्यक लेंस के सामने वस्तु को f1 और 2f1 के बीच रखते हैं। अभिदृश्यक लेंस क्या करता है, उस वस्तु का प्रतिबिंब 2f2 और अनंत के बीच में वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा बनाता है। ये जो वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनता है ये नेत्रिका लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है। बिल्कुल ऐसे ही लिखना है आपको, ये नेत्रिका लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है। और नेत्रिका लेंस इस आभासी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनाती है, यहाँ पर बनाती है। आप देख सकते हो उसी ओर बना देती है, जिस ओर वस्तु होती है उसी ओर इसका प्रतिबिंब बना देती है। और ये प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा होता है। इस तरीके से हमें संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब प्राप्त होता है। बताइए किसी को इतने में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो ये प्रतिबिंब के बनना में आपको लिखना है, ठीक है ना। ये इतनी लैंग्वेज आपको लिखनी है, आप लिख सकते हो। अब आपको डालना है आवर्धन क्षमता, ठीक है। प्रकाशिक यंत्र की जो आवर्धन क्षमता का व्यंजक है वो अब यहाँ पर आपको हम ज्ञात करना बताएंगे। आवर्धन क्षमता का व्यंजक, और बहुत आसानी के साथ आप निकाल लोगी, एकदम आसानी के साथ। आपको मैंने अभी बताया कि जो प्रकाशिक यंत्र की, किसी भी यंत्र की आवर्धन क्षमता होती है, आवर्धन क्षमता m बराबर क्या होती है, बीटा अपान में अल्फा। बीटा के बारे में मैंने क्या बताया, बीटा जो होता है अंतिम प्रतिबिंब, यंत्र द्वारा जो अंतिम प्रतिबिंब बनता है उस अंतिम प्रतिबिंब के द्वारा नेत्रिका पर बना कोण होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बीटा बन रहा है। क्योंकि आप देख पा रहे हो, आप सूक्ष्म वस्तु का प्रतिबिंब देख रहे हो, एक छोटी सी वस्तु का प्रतिबिंब देख रहे हो। तो अगर वस्तु छोटी है तो ये जो हमारा बीटा कोण बन रहा है और जो हमारा वस्तु के द्वारा अल्फा कोण बनेगा नेत्र पर, ये बहुत ही सूक्ष्म कोण होंगे। जब अल्फा और बीटा बहुत सूक्ष्म कोण होते हैं भैया, तो हम क्या करते हैं, अल्फा को tan अल्फा के बराबर मान लेते हैं, बीटा को tan बीटा के बराबर मान लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि वस्तु क्या है, हमारी वस्तु बहुत छोटी है। क्या है, वस्तु बहुत छोटी है, वस्तु बहुत छोटी है, तब जो इसके द्वारा कोण बनेंगे अल्फा व बीटा, अल्फा बीटा भी क्या होंगे, भी बहुत छोटे कोण होंगे। क्या होंगे, बहुत छोटे कोण होंगे, छोटे कोण होंगे। अगर ये बहुत छोटे कोण होंगे तो मैंने, आप याद कीजिए, गोली पृष्ठों द्वारा प्रकाश का जब अपवर्तन पढ़ा था तो वहाँ पर भी अल्फा बीटा गामा कोण बहुत छोटे कोण थे। तो अल्फा को किसके बराबर लिया था, अल्फा को मैंने tan अल्फा के बराबर मान लिया था। और tan अल्फा बराबर आप लोगों ने पढ़ा है कि एक समकोण त्रिभुज में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। तो सबसे पहले अल्फा निकालेंगे। तो मैंने आप लोगों को दर्शन कोण की परिभाषा में बताया है कि जब वस्तु को मानव नेत्र से, वस्तु को क्या करते हैं, वस्तु को मानव नेत्र से स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी यानी d दूरी पर रखते हैं तो वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। क्योंकि हम वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त कर रहे हैं तो वस्तु को कहाँ पर रखेंगे, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। तो वस्तु द्वारा जो मानव नेत्र पर कोण बनता है उसे अल्फा कहते हैं। तो इस तरीके से जब tan अल्फा का मान निकालेंगे तो इसके हिसाब से ये हमारी देखो वस्तु हो गई AB, वस्तु हमारी AB थी। तो वस्तु लंब और बटे में आधार कितना हो जाएगा, D। तो ये आपका हो जाएगा AB और बटे में आधार कितना हो जाएगा, D। अल्फा कोण कब बनता है, जब वस्तु स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी D पर रखी होती है। ये मैंने आपको दर्शन कोण में बताया है अच्छे तरीके से। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब ये हमारे tan अल्फा का मान आ गया। इसी प्रकार हम किसका मान निकालेंगे, बीटा का मान। इसी प्रकार जो बीटा हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, tan बीटा के, क्योंकि बीटा भी क्या है, बहुत छोटा कोण है। tan बीटा बराबर, तो बीटा कोण यहाँ पर बन रहा है। इस छोटे से त्रिभुज को आप देख सकते हो, ये वाला त्रिभुज, यहाँ पर आपका बीटा कोण बन रहा है। बीटा कोण क्या होता है, जो प्रकाशिक यंत्र के द्वारा अंतिम प्रतिबिंब बनता है। तो अंतिम प्रतिबिंब मानव नेत्र पर जो कोण बनाता है उसे बीटा कहते हैं। तो यहाँ पर जब बीटा कोण का मान निकालेंगे tan बीटा रख करके, तो कोण के सामने भुजा ये लंब हो जाएगी। तो लंब आपका हो जाएगा a डैश b डैश, और बटे में जो आधार हो जाएगा वो E से लेकर के A तक की दूरी है। तो आपका कितना हो जाएगा, EA डैश, क्योंकि इस बिंदु को हमने A डैश माना है। तो आधार हो जाएगा EA डैश, लंब कितना हो जाएगा, A डैश B डैश। अब ये जो तुम्हारा अल्फा बीटा का मान आ चुका है, इसको कहाँ पर रख देना है, आवर्धन क्षमता के व्यंजक में रख देना, यानी जो आपका सूत्र है। ठीक है, लिखेंगे अल्फा व बीटा का क्या करने पर भाई, मान रखने पर, अल्फा व बीटा का मान रखने पर। चलिए मान रख देते हैं। तो m बराबर कितना हो जाएगा, बीटा हो गया tan बीटा के बराबर, और tan बीटा का मान आया a डैश b डैश, और बटे में कितना आया, E A डैश। पूरे के बटे में आ जाएं,
अल्फा, अल्फा किसके बराबर, tan अल्फा के, tan अल्फा का मान है ए बी और बटे में कितना डी। इसको हम भैया सॉल्व करेंगे तो m बराबर देखिए ये ऊपर a डैश बी डैश है, ठीक है, और उसके बटे में कितना लिख सकते हैं हम ए बी लिख सकते हैं, और जो चीज़ सबसे नीचे होती है वो ऊपर चली जाती है तो डी ऊपर चला गया, बटे में कितना है आपका ई ए डैश। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, ऐसे लिख सकते हैं, इसमें कोई किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना, आगे इसके देखेंगे तो यहाँ पर अब आपको लिखना है रेखीय आवर्धन की परिभाषा से। क्यों, ये मैं क्यों लिख रहा हूँ रेखीय आवर्धन की परिभाषा अभी आप जान जाओगे। रेखीय आवर्धन की परिभाषा से, रेखीय आवर्धन की परिभाषा से मैंने लेंसों के रेखीय आवर्धन की परिभाषा आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताई है कि जो प्रतिबिंब की लंबाई होती है बटे में जो वस्तु की लंबाई होती है वो प्रतिबिंब की स्थिति बटे में वस्तु की स्थिति के बराबर होता है। तो अगर हम बात करें ए डैश बी डैश की, तो ए डैश बी डैश अभिदृश्यक लेंस के द्वारा बनाया गया क्या है भाई, प्रतिबिंब है। तो हम चलिए इस प्रतिबिंब की स्थिति को किससे लिख लेते हैं, वी से। चूंकि ये अभिदृश्यक लेंस द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की स्थिति इसलिए इसको V0 से लिख देंगे। अभिदृश्यक लेंस की वस्तु की स्थिति को U से लिखते हैं, चूंकि ये अभिदृश्यक लेंस की वस्तु की स्थिति है इसलिए इसको U0 से लिखेंगे। किससे लिखेंगे भाई, U0 से लिखेंगे। अब यहाँ पर जो अभिदृश्यक लेंस के द्वारा भैया प्रतिबिंब बना था ये नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का कार्य कर रहा था, तो वस्तु की स्थिति को U से लिखते हैं, लेकिन ये नेत्रिका लेंस की वस्तु की स्थिति इसलिए इसको UE से लिखेंगे। फिर इस आभासी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्रिका लेंस ने कहाँ पर बनाया, यहाँ पर बनाया, तो ये चूंकि प्रतिबिंब है तो प्रतिबिंब की स्थिति को V से लिखते हैं, लेकिन ये नेत्रिका लेंस द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की स्थिति है इसलिए इसको VE से लिखेंगे। ठीक है, जिससे समझ में आए कि ये किस लेंस द्वारा जो है प्रतिबिंब की स्थिति है। ई इसलिए लीजिए क्योंकि नेत्रिका लेंस के द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की स्थिति है। अब यहाँ पर मैं आपको बता रहा था कि ए डैश बी डैश बटे जो ए बी है, तो ए डैश बी डैश क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई, और बटे में जो ए बी है ये क्या, वस्तु की लंबाई। तो प्रतिबिंब की लंबाई बटे में वस्तु की लंबाई किसके बराबर हो जाएगा, प्रतिबिंब की स्थिति बटे में वस्तु की स्थिति के बराबर हो जाएगा। तो रेखीय आवर्धन की परिभाषा से ए डैश बी डैश बटे में ए बी किसके बराबर हो जाएगा, प्रतिबिंब की स्थिति बटे में वस्तु की स्थिति। तो ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब की स्थिति है उसको मैंने V0 से लिखा है और वस्तु की स्थिति को U0 से लिखा है। हमारा जो प्रतिबिंब बन रहा है वो दाईं ओर बन रहा है इसलिए इसको प्लस चिन्ह के साथ लिखेंगे, जबकि वस्तु जो है लेंस के किस ओर की दूरी, बाईं ओर की, इसलिए इसको ऋण चिन्ह के साथ लेंगे। आपको मैंने निर्देशांक ज्यामिति चिन्ह पर पार्टी बताई है कि एक्स अक्ष की ऋण दिशा की जो दूरी होती है वो क्या होती है, ऋण चिन्ह के साथ ली जाती है, और धन दिशा की जो दूरी होती है उनको हम धन चिन्ह के साथ लेते हैं। तो V0 जो है वो एक्स अक्ष की धन दिशा की ओर की दूरी इसलिए मैंने धनात्मक चिन्ह के साथ लिया है। इतनी बात क्लियर है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर बहुत ध्यान से देखिएगा, तथा यहाँ पर अगर देखें तो इस सूत्र में जो ई ए डैश है, ई से लेकर के ए डैश तक की जो दूरी है वो नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का कार्य कर रही है, और नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु की स्थिति जो दूरी है ई ए डैश, इसको मैंने लिखा UE से, क्योंकि इसके लिए ये वस्तु की दूरी है और ये सामने की दूरी, इसलिए इसको किससे लिखेंगे, ऋण चिन्ह के साथ। अब ये सारे मान उठा करके यहाँ पर रख देंगे, लिखेंगे उचित चिन्ह सहित मान रखने पर, चिन्ह सहित क्या करने पर भाई, मान रखने पर। तो जब मान रखेंगे उचित चिन्ह सहित क्या करेंगे, मान रखेंगे, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, इसको B डबल डैश है, ध्यान रखिएगा, यहाँ रब कर रहे हैं। तो M बराबर कितना हो जाएगा, ए डैश बी डैश बटे में ए बी, ये किसके बराबर आया, V0 बटे में माइनस का U0। ठीक है, एक ब्रैकेट में कर लेंगे। फिर आपका है D, तो D लिख देंगे जो कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है 25 सेंटीमीटर। ई ए डैश को हम लिख सकते हैं माइनस का UE। अब जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है, अगर प्रतिबिंब हमारा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा है तो प्रतिबिंबित तो भैया सामने बन रहा है, इस लेंस के लिए तो प्रतिबिंब सामने बन रहा है, और सामने की दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है, तो D को भी ऋणात्मक कर देंगे। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, M बराबर आपका आ जाएगा V0 बटे में माइनस का U0, और ये हो जाएगा D और बटे में कितना हो जाएगा UE। ठीक, तो इस तरीके से संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का व्यंजक प्राप्त करना है। इस व्यंजक में एक खास चीज आपको ये देखकर चलना है, अगर या करके इसको हम लिख सकते हैं, M क्या है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता है। यहाँ पर देखिए V बटे U, आपने आवर्धन क्षमता बराबर पढ़ा है, आवर्धन क्षमता बराबर क्या होता है, V बटे U होता है। तो यहाँ पर V0 बटे U0 है, मतलब अब इस वाले लेंस की क्या है, आवर्धन क्षमता, तो इसको लिखेंगे M0 से, गुणा लगाएंगे D बटे UE, D बटे UE। अगर अंतिम प्रतिबिंब हमारा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तो ये क्या है,
प्रतिबिंब की स्थिति, और ये क्या यूई वस्तु की स्थिति। तो यूई वस्तु की स्थिति कौन सी, नेत्रिका लेंस के लिए। तो इसका मतलब प्रतिबिंब की स्थिति बटे वस्तु की स्थिति यहाँ पर भी है, लेकिन ये किसकी है भैया, नेत्रिका लेंस की है। तो आवर्धन क्षमता इसको हम लिख सकते हैं नेत्रिका की, यानी ME। तो ये क्या हो गई, ये अभिदृश्यक लेंस की आवर्धन क्षमता, और ये किसकी आवर्धन क्षमता हो गई, नेत्रिका लेंस की आवर्धन क्षमता। अर्थात जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है वो अभिदृश्यक लेंस की आवर्धन क्षमता और नेत्रिका लेंस की आवर्धन क्षमता के गुणनफल के क्या होती है, बराबर होती है। तो इस तरीके से मैंने आप लोगों के समक्ष संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का व्यंजक निकालना बताया। अब इसी के आगे हमको स्थितियां पढ़नी है, हमको 2 स्थितियां पढ़नी है, ठीक है। इस फिगर को रफ कर दें, कोई समस्या तो नहीं, कोई समस्या नहीं, ठीक है। इस फिगर को हम रफ कर देते हैं भाई। आगे अगली हेडिंग आपको डाल लेना है स्थितियां, ठीक है। हेडिंग क्या डाल लेना है, स्थितियां। 2 स्थितियां बनेंगी, ठीक है। उन 2 स्थितियों को भी पढ़ लीजिए, बाकी आपने व्यंजक निकालना तो सीख ही लिया है, ठीक। तो अगली हेडिंग डालेंगे स्थितियां, व्यंजक निकालना जान गए, स्थितियां। स्थितियों में पहली हेडिंग क्या होगी, जब हमारा प्रकाशिक यंत्र के द्वारा जो अंतिम प्रतिबिंब है वो कहाँ पर बने, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। पहली, जब अंतिम प्रतिबिंब, कौन सा प्रतिबिंब, अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पर बने, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। कहाँ पर बने, न्यूनतम दूरी पर बने। अगर हमारा अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनेगा, अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा था, अंतिम प्रतिबिंब VE दूरी पर बन रहा था। अब ये प्रतिबिंब कहाँ पर बने, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मतलब D दूरी पर बने। तो ये भी सामने की दूरी, इसलिए ऋण चिन्ह के साथ लेंगे, ठीक है ना। तो अगर अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी D पर बनेगा तो यहाँ पर लेंस सूत्र लगाओगे। क्या लगाओगे, लेंस सूत्र से। लेंस सूत्र क्या हो जाएगा, अब देखिए जो अंतिम प्रतिबिंब बनता है वो नेत्रिका लेंस से बनता है, तो फोकस दूरी जो F हो जाएगी वो नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी के बराबर हो जाएगी। क्योंकि नेत्रिका लेंस उत्तल लेंस, इसलिए फोकस दूरी को धन चिन्ह के साथ लेंगे। वस्तु की स्थिति कहाँ थी, वस्तु की स्थिति आपकी नेत्रिका लेंस के लिए UE थी, अभी मैंने आपके सामने लिखी, और वो सामने की दूरी थी, तो इसलिए माइनस चिन्ह के साथ लिखेंगे। नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का कार्य कौन से कर रही थी, जो अभिदृश्यक लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाया गया था, ठीक है। तो ये जो दूरी जो हो जाएगी वो UE के बराबर हो जाएगी। इसी का प्रतिबिंब तो यहाँ पर बना था, बन रहा है अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बना है, यानी D दूरी पर बन रहा है। अब ये लेंस सूत्र में सारे मान रखेंगे। लेंस सूत्र होता है 1/V माइनस 1/U। बात करें F क्या है, FE है, क्योंकि नेत्रिका लेंस से ही तो अंतिम प्रतिबिंब बना रहा है, इसलिए फोकस दूरी सब कुछ नेत्रिका लेंस का ही लेंगे। प्रतिबिंब कहाँ पर बनना है, प्रतिबिंब बनना है D दूरी पर, तो यहाँ पर भैया -D लिख देंगे। वस्तु की स्थिति कितनी है, माइनस का UE है, तो -UE लिखेंगे चिन्ह के साथ। ये 1/FE, इसको इधर लाएंगे तो प्लस का 1/D हो जाएगा, और उधर बच जाएगा माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, ये बच जाएगा 1/UE। ये जो 1/UE का मान आया है ये उठा करके यहाँ पर रख देंगे, ठीक, 1/UE का मान। तो लिखेंगे 1/UE का मान कहाँ पर रखने पर, इसी क्षमता आवर्धन क्षमता वाले सूत्र में रख देंगे, मान रखने पर। जब मान रखेंगे भैया तो हमारा आया था M बराबर V0 बटे में माइनस का U0, और देखिए D था तो D लिख लेंगे, और गुणे में 1/UE था, तो 1/UE के स्थान पर तुम कितना लिख सकते हो, 1/UE के स्थान पर 1/FE प्लस 1/D लिख सकते हो। कोई समस्या, कोई समस्या नहीं। अब देखिए M बराबर कितना हो जाएगा, V0 बटे में माइनस का U0, ये D अंदर जाएगा तो D बटे कितना हो जाएगा FE, D का गुणा इससे होगा तो प्लस का D बटे में कितना हो जाएगा D से D कैंसिल हो जाएगा। इस तरीके से M बराबर आ जाएगा V0 बटे में माइनस का U0, और ये हो जाएगा D बटे FE और प्लस का 1। तो ये जो आवर्धन क्षमता का यहाँ पर सूत्र निकल के आया, ये इसके लिए कंडीशन क्या है, इसके लिए कंडीशन ये है कि जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनेगा तो आवर्धन क्षमता का ये सूत्र होगा। कोई समस्या भैया, बिल्कुल भी कोई समस्या नहीं होगी। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही तो वीडियो को रिवर्स करके एक बार देख सकते हैं आप, ठीक है ना। चलिए अब हमारी दूसरी स्थिति क्या बनती है कि जो अंतिम प्रतिबिंब है वो कहाँ पर बने, प्रतिबिंब, अब मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा। जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पर बने, अनंत पर बने। कहाँ पर बने, अंतिम प्रतिबिंब
अनंत पर बने। जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा तो कुछ नहीं करना है, बस जो VE का मान होगा वो कितना हो जाएगा, इन्फिनेटिव के बराबर। F का मान आपका Fin के बराबर रहेगा, क्योंकि अंतिम प्रतिबिंब जो बनाएगा वो नेत्रिका लेंस बनाएगा, और नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी धनात्मक रखेंगे क्योंकि वो उत्तल लेंस है, और वस्तु की स्थिति सामने है इसलिए माइनस का UE रखेंगे। पुनः क्या लेंगे, लेंस सूत्र लेंगे, पुनः लेंस सूत्र से। तो जब पुनः हम लेंस का सूत्र लगाएंगे तो लेंस का सूत्र होता है 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। तो यहाँ पर देखें तो फोकस दूरी FE है, जबकि प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, इन्फिनेटिव दूरी पर, और वस्तु की स्थिति कितनी है, माइनस का UE है। ठीक है, तो 1/FE बराबर 1/इन्फिनेटिव का मान 0, माइनस माइनस का गुणा प्लस 1/ कितना हो जाएगा, UE। कैंची गुणा करोगे तो जो UE का मान आ जाएगा वो FE के बराबर आ जाएगा कि नहीं। अब इस UE का मान उठा के कहाँ पर रखोगे, फिर इसी समीकरण में रखोगे, लिखोगे UE का मान रखने पर, UE का मान रखने पर जब UE का मान रखेंगे तो M बराबर कितना आ जाएगा, M बराबर आपका आ जाएगा V0 बटे में माइनस का U0, और ब्रैकेट के अंदर देखिए D, और बटे में कितना था, बटे में था UE का मान कितना आया जब प्रतिबिंब अनंत पर होता है, FE, तो रख देंगे FE। इस तरीके से जब प्रतिबिंब हमारा अनंत पर बनेगा तो आवर्धन क्षमता का व्यंजक क्या निकल के आएगा, V0 बटे में माइनस का U0 ब्रैकेट में D अपान में FE। तो ये थी क्या स्थितियाँ थी। तो इस तरीके से आप लोगों ने आज के इस लेक्चर में क्या सीखा, आज के इस लेक्चर में अच्छे तरीके से सीखा कि दर्शन कोण क्या होता है, आवर्धन क्षमता क्या होता है, एक बार मैंने आपको समझा दिया है। उसके बाद मैंने आपको जो आपकी यौगिक अथवा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी थी ये क्या थी ये मैंने बताया, इसकी संरचना क्या होती है ये मैंने बताया, प्रतिबिंब का बनना आपको कैसे लिखना, प्रतिबिंब कैसे बनता है वो मैंने आपको समझाया, फिर संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का जो व्यंजक है वो निकालना बताया। इसके अंतर्गत जो 2 स्थितियाँ हैं उनको मैंने यहाँ पर बताया। अब आपका ये दायित्व है, कर्तव्य है कि कहीं पर आपको समझ में नहीं आया है तो वीडियो को रिवर्स कर लीजिए और अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को क्लियर कर लीजिए। बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए, उम्मीद है कि क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई होगी, क्लास को लाइक कर दीजिए। आगे की क्लास में आप लोगों को हम खगोलीय दूरदर्शी के बारे में बताएंगे पूरा विस्तार से, ठीक है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।